नमस्कार। आज की क्लास में हम उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत का आधुनिक उपागम उत्तर व्यवहारवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले क्लास में हमने व्यवहारवाद के बारे में जाना था कि व्यवहारवाद एक राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक क्रांति थी जो अनौपचारिक और यथार्थवादी राजनीति पर अधिक बल देती है। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ एक व्यवहारवादी क्रांति आंदोलन था राजनीति विज्ञान में, और इसी की अगली कड़ी उत्तर व्यवहारवाद थी। जब 1970 के और 70 के दशक में इसके मुख्य प्रणेता, जैसा कि मैंने बताया था, डेविड ईस्टन थे। जब 1970 के दशक में मुख्य प्रणेता इसके डेविड ईस्टन थे। जब 1970 के दशक में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की जो उस समय की प्रवृत्तियां थी उन पर एक प्रहार किया कि इस वजह से हमें सोशल साइंस में जो हमने एक तरीके से सब्जेक्ट को जो मान्यता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। तो इसके लिए आगे हमें क्या रिव्यू करना चाहिए, सब्जेक्ट में क्या अपने आप में सुधार करना चाहिए, इसको जानने के लिए 1969 में सितंबर 1969 में न्यूयॉर्क में अंतर्गत अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस के 65वें अधिवेशन में डेविड ईस्टन ने अपने अध्यक्षीय भाषण के अंतर्गत उस समय की तत्कालीन राजनीतिक अनुसंधान की स्थिति पर गहरा असंतोष व्यक्त किया था, जिसमें राजनीतिक अध्ययन को कठोर वैज्ञानिक अनुशासन में डालने की कोशिश की जा रही थी। जैसा कि हमने इसकी आलोचना में पढ़ा था कि एक समाज विज्ञान और इसको कठोर शुद्ध विज्ञान नहीं बनाया जा सकता। तो वही बात आगे आई कि इसको वैज्ञानिक शुद्ध वैज्ञानिक हम नहीं बना सकते, और उसे एक नई दिशा देने के लिए डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का शंखनाद किया। ईस्टन ने तर्क दिया उस टाइम कि 1960 और 70 के दशक में बहुत सारा टाइम बेकार के अनुसंधान में लगा दिया गया। लोग राजनीति वैज्ञानिक आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ के अपने चैम्बर में बैठकर तरह तरह की रूपावली, संकलात्मक ढांचा, प्रतिरूप, मॉडल्स, थ्योरी, सिद्धांत, मेटा थ्योरीज की तैयार करने में लगे रहे, पर उन्होंने फील्ड वर्क की जो क्षेत्र का काम होता है उसकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया। और उस टाइम बाहर की दुनिया कितने ज़बरदस्त सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकट से जूझ रही थी। वियतनाम युद्ध का संकट था, क्यूबा संकट आया, जो शीत युद्ध चल रहा था उस टाइम, बहुत एक विश्व राजनीति को परिवर्तनशील और गतिशील स्थिति थी, और उसको ये समझने में नाकाम रह रहे थे। तो क्यूबा संकट के अंदर एक दोबारा न्यूक्लियर युद्ध का खतरा मंडराने लगा, और अमेरिका के अंतर्गत उस टाइम आंतरिक मतभेद निग्रो और गोरे लोगों के बीच, जिससे कि वहाँ गृह युद्ध की ज्वाला भड़क सकती थी, और वियतनाम की लड़ाई जिसमें यूएस पूरी तरीके से उलझ गया था, जिसकी घोषणा तक नहीं हुई थी, तो उसने एक विश्व की नैतिक चेतना को झकझोर कर दिया था। और ये सब ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी कोई पूर्व सूचना किसी राजनीतिक वैज्ञानिक ने नहीं दी थी, चाहे वे व्यवहारवादी हो या परंपरावादी। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने यह तर्क दिया कि इस अनुसंधान से क्या फायदा जो सामाजिक समस्याओं से कोई सरोकार ही नहीं रखता हो। जो इतनी समस्याएं जो मैंने बताई आपको, न्यूक्लियर बम का खतरा, अमेरिका गृह युद्ध का खतरा, वियतनाम लड़ाई, इन सब का किसी ने पूर्व सूचना आभास ही नहीं हुआ, और ये सब चीज़ें एकदम घटित होने की स्थिति पर थी। तो उस अनुसंधान से क्या फायदा जो सामाजिक समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखती हो। तो उत्तर व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की आलोचना जरूर की, परंतु ये फिर से परंपरावाद को स्थापित करने की तरफ नहीं था, कि ऐसा नहीं वापस से परंपरावाद को नहीं स्थापित कर दिया जाए। इसने व्यवहारवादी युग की उपलब्धि को स्वीकार करते हुए
उसमें कुछ नई चीज़ों को जोड़ने की ओर संकेत दिया कि ये इनकी उपलब्धता तो है, इनके साथ हमें इसकी कुछ कमियों को दूर करके नए चीज़ें जोड़नी चाहिए। तो ये एक तरीके से कोई इसके रिएक्शन नहीं था, प्रतिक्रांति नहीं थी, और ना ही इसमें कोई विचारधारा को अपनाया, बस एक तरीके से रिफॉर्म था, सुधार की मांग की थी। और इसकी दो मुख्य मांग थी, प्रासंगिकता और कार्यवाही, रेलिवेंस एंड एक्शन। व्यवहारवाद की दो मुख्य मांगे क्या थी? उत्तर व्यवहारवाद की थी, एक तो कि प्रासंगिक होना चाहिए अध्ययन, रेलिवेंट होना चाहिए, कोई भी अध्ययन रेलिवेंट एंड एक्शन, कि राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को कोई एक्शन करना चाहिए, कार्यवाही करनी चाहिए फील्ड में जाकर। तो ये एक तरीके से सामान्य सी समझ थी कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय क्यों हुआ। और अब हम देखेंगे कि इसकी मुख्य मान्यताएं क्या है उत्तर व्यवहारवाद की। तो पहले जैसा कि आप देख रहे हो कि तकनीक से पूर्व सार, सब्सटेंस मोस्ट कम बिफोर द टेक्निक्स। इसका क्या अर्थ है? इसमें कहा गया कि राजनीतिक अनुसंधान में तकनीक का उतना महत्व नहीं है जितना कि इसके रेलिवेंट या सार भाग का है। मतलब ये कि यदि तकनीक की दृष्टि से कोई अनुसंधान उच्च कोटि का भी हो, परंतु वो समसामयिक समस्याओं का समाधान करने में सहायक नहीं हो, तो उससे किनारा कर लेना ही बेहतर है। तो जो सामाजिक समस्याएं या का समाधान करने पर अनुसंधान हो, उसी को हमें अध्ययन करना चाहिए, ना कि तकनीक के जाल में उलझा हुआ रहना चाहिए। दूसरी इसकी जो मुख्य विशेषता थी कि सामाजिक परिवर्तन पर मुख्य बल इन्होंने दिया था। व्यवहारवादी क्या करते थे कि सामाजिक स्थिरता पर बल देता रहा, तो उसने अपना ध्यान तथ्यों के विश्लेषण तक ही सीमित रखा। परंतु जैसा कि मैंने बताया कि अब राजनीतिक वैज्ञानिकों को सामाजिक परिवर्तन की ओर ध्यान देना पड़ा कि विश्व कितनी समस्याओं की ओर जूझ रहा था, तो उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और तथ्यों को विस्तृत सामाजिक संदर्भ के साथ जोड़कर अध्ययन करना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि तथ्यों को विस्तृत सामाजिक संदर्भ के साथ जोड़कर देखना चाहिए। तीसरी इसकी जो मुख्य मान्यता थी वो थी समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता थी। तो व्यवहारवाद ने क्या किया था? अमूर्तकरण और विश्लेषण पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनालिसिस पर। इन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए राजनीति के क्रूर यथार्थ की उपेक्षा कर दी। भौतिक उस टाइम क्या था, भौतिक सुख समृद्धि के बावजूद भी कई संकट थे, वर्त और संघर्ष थे और उनकी चिंता थी। तो इनसे उभरने की तरकीब निकालना राजनीति विज्ञान का दायित्व होना चाहिए। ये इन्होंने बोला कि जो उस समय की संकट, संघर्ष और चिंता के सब्जेक्ट है, उनसे उभरने की तरकीब निकालना राजनीति विज्ञान के अनुसंधान का मुख्य विषय होना चाहिए। तो समस्याओं का विश्वसनीय निदान की जरूरत महसूस की गई। चौथी विशेषता थी कि इसमें मूल्यों को पुनः भूमिका दी जाने की, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। तो व्यवहारवाद ने क्या किया था? सामाजिक मूल्यों को बहुत कम महत्व दिया था, जैसे कि उनकी कोई गिनती नहीं हो। तो ये स्थिति एक समाज विज्ञान में अच्छी नहीं थी। हमारा सारा ज्ञान होता है जो सोशल साइंस में, वो क्या होता है कि मूल्यों की आधारशिला पर टिका रहता है। तो यदि मूल्यों की ज्ञान की प्रेरणा शक्ति हम मानते हैं, तो ज्ञान के मूल्यों को अगर हम नहीं मानते ज्ञान की प्रेरणा शक्ति, तो ज्ञान के दुरुपयोग के खतरा बना रहता है। तो राजनीतिक मूल्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। परमाणु बम आपने तकनीक तो बना ली, पर मानवीय मूल्य अगर आपके पास नहीं, तो उनको आप कहीं पर भी मिसयूज कर सकते हो, दुरुपयोग हो सकता है। ये कहने का मतलब था। तो विज्ञान के नाम पर मूल्यों को राजनीति विज्ञान से बाहर नहीं कर सकते हैं हम। और यदि ज्ञान का उपयोग उचित लक्ष्य की सिद्धि के लिए करना है, तो मूल्यों को फिर से राजनीति विज्ञान में हृदय स्थान देना पड़ेगा। आपका नॉलेज है उसका मानव कल्याण के लिए यूज करना है, तो आपको मूल्यों का अध्ययन करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट विशेषता थी कि बुद्धिजीवी या राजनीतिक वैज्ञानिकों की भूमिका। तो उत्तर व्यवहारवाद क्या करते थे? राजनीतिक वैज्ञानिकों से ये मांग करता था कि बुद्धिजीवी होने के नाते उन्हें समाज में बड़े बड़े काम करने चाहिए। मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज की रक्षा करना उनका विशेष दायित्व होना चाहिए। मानवीय मूल्य, मानवाधिकार, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, तो ये इनका राजनीतिक वैज्ञानिकों का विशेष दायित्व होना चाहिए इनको बचाने का। और यदि आप निरपेक्ष
न्यूट्रलिटी, तटस्थ रहने के नाम पर सामाजिक समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखोगे तो समाज में उनकी स्थिति राजनीतिक वैज्ञानिकों की क्या हो जाएगी, एक जूते सिलने वाले मोची जैसी हो जाएगी, या टांका लगाने वाले मिस्त्री जैसी रह जाएगी, और वे विशिष्ट सम्मान और स्वतंत्रता के अधिकारी नहीं रह पाएंगे। अगर आप बुद्धिजीवी हो और आपके समाज में अच्छी भूमिका रहे तो आपको फील्ड में रहकर मानवीय मूल्यों की रक्षा करने का और उनको समाज में चेतना लाने का काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता थी वो कर्मनिष्ठ विज्ञान, एक्शनरी साइंस, कि सामाजिक समस्याओं को समझ लेने पर राजनीतिक वैज्ञानिक, अगर आपने सामाजिक समस्याओं को समझ लिया है तो आप उनकी कार्रवाई से विमुख नहीं हो सकते हो। समकालीन समाज में मतलब इतने तीव्र वैचारिक मतभेद पाए जाते हैं कि राजनीतिक विज्ञान को चिंतन को लक्ष्मण रेखा मानकर उसके ठोस कार्य के मैदान में उतरना चाहिए ताकि इस नाजुक दौर में समाज को टूटने से बचाया जा सकते हैं। तो एक्शन भी, आपको कार्रवाई भी करनी चाहिए। सामाजिक समस्याओं को समझाया तो आपने, जैसे जो इसकी मुख्य मांग थी प्रासंगिकता और कार्रवाई, अगर कार्रवाई करोगे तो ही सब्जेक्ट रिलेवेंट बनेगा, प्रासंगिक बना रहेगा। नेक्स्ट जो इसकी अंतिम विशेषता है कि व्यवसाय का राजनीतिकरण, पॉलिटिलाइजेशन ऑफ द प्रोफेशन। जब लास्ट में स्वीकार कर लिया गया कि बुद्धिजीवियों को एक सकारात्मक भूमिका निभानी है, अर्थात उन्हें समाज के लिए एक उपयुक्त लक्ष्य निर्धारित करना है और उस समाज को उसकी ओर प्रेरित करना है, तो तब क्या होगा, सभी व्यवसायों को राजनीति से संबंध करना अनिवार्य हो जाएगा और वांछनीय भी हो जाएगा कि कोई भी व्यवसाय होता है उसको राजनीति से जोड़ना जरूरी हो जाएगा। तो ये उत्तर व्यवहारवाद की मुख्य मान्यताएं थी। अब हम इसके निष्कर्ष में अगर संक्षेप में देखें तो हम कह सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्या था कि इसने व्यवहारवाद की उपलब्धियों को समेकित करके उसके विकास को नई दिशा का संकेत दिया ताकि वे सामाजिक पुनर्निर्माण में सहायक हो सके। और इसमें अनुभवमूलक उपागम को विकसित रूप को मानकीय उपागम के साथ जोड़ने की कोशिश की गई, नॉर्मेटिव अप्रोच के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। नॉर्मेटिव अप्रोच अर्थात मूल्यों को महत्व देना जाने लगा। अनुभवमूलक के सिर्फ अनुभव के आधार पर आपने जो देखा उसका अध्ययन, और मानकीय उपागम होता है कि मूल्यों का अध्ययन। तो ये 1970 के दशक से राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत मूल्यों के विश्लेषण में एक नई अभिरुचि पैदा हुई उत्तर व्यवहारवाद के आने के बाद, और तब से व्यवहारवाद से जुड़े अध्ययन को सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रासंगिक बनाया जा रहा है। अभी भी ये काम चल रहा है। तो इस दृष्टि से व्यवहारवादी परंपरा ने उत्तर व्यवहारवाद की उपलब्धि को आत्मसात कर लिया था। और जहाँ तक कार्रवाई का प्रश्न है तो राजनीतिक वैज्ञानिक मानववादी कार्यक्रम और सत्ता विरोधी आंदोलन का साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं, और बहुत से राजनीतिक वैज्ञानिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक निर्धन वर्गों, स्त्रियों, बच्चों, दलित, आदिवासियों की दशा सुधारने, बंधुआ मजदूरों की मुक्ति और विश्व शांति, पर्यावरण की रक्षा से जुड़े आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग भी ले रहे हैं। परंतु पार्टी पॉलिटिक्स में इसको हिस्सा नहीं लेना चाहिए। राजनीति विज्ञान का कार्य क्या है? सत्ताधारियों पर अंकुश रखना है, सत्ता की लड़ाई में किसी को सहायता पहुंचाना नहीं होना चाहिए। तो ये आपका पहला टॉपिक, जो पहली इकाई थी उत्तर व्यवहारवाद, वो आज यूनिट पहली है, राजनीतिक सिद्धांत, परंपरागत आधुनिक उपागम और उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में विशेष आधुनिक उपागम। तो ये हम आपने आज पहली यूनिट कंप्लीट की है। आज की क्लास में हमने आगे की नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य की बारे में अध्ययन करेंगे कि राज्य के कार्य कौन से होते हैं, राज्य की विभिन्न थ्योरी कौन कौन सी है, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।